नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज बात करेंगे प्रदेश में बिजली किल्लत और पानी की समस्या से लोगों को हो रही दिक्कत की। इस भीषण गर्मी में प्रदेश में बिजली संकट बना हुआ है, जिससे लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, जिसकी वजह से स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो रही है। हालांकि सरकार इस पर काबू पाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से मुलाकात की और उम्मीद जताई कि जल्द समस्या का समाधान हो जाएगा। बिजली ही नहीं, प्रदेश के कई इलाकों में पानी की समस्या से भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में इन दिनों बिजली की भारी किल्लत है। बिजली किल्लत होने के चलते उद्योग धंधे ठप होते जा रहे हैं। एक दिन में 12 से 14 घंटे बिजली की कटौती हो रही है, जिसके कारण काफी उद्योगपतियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। बिजली विभाग की ओर से बार बार बिजली की कटौती करने से उद्योगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस बढ़ती गर्मी में बिजली किल्लत के चलते प्रदेश में जगह जगह किसान और ग्रामीण सड़कों पर धरना दे रहे हैं, जिनका कहना है कि सरकार ने बिजली की कमी को दूर नहीं किया तो प्रदेश में उद्योग बंद हो जाएंगे। उद्योग बंद होने से लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। सरकार को तुरंत प्रभाव से बिजली की कमी को दूर करना चाहिए, ताकि प्रदेश के उद्योगपति, किसान और आम जनता को राहत मिल सके। अभी तो बिजली की व्यवस्था चरमराई हुई है। एग्रीकल्चर फील्ड में भी पूरा नहीं दे पा रहे। कट रात में, डोमेस्टिक में भी 5 कट लगे हैं रात में, और थोड़ी बहुत हो जाती है गर्मियों में। ये भी नहीं कह सकते भाई बिजली वालों की नाकामी है। एक बार तो दिक्कत आती है, थोड़ा कोई भी हो, लेकिन फिर चरमराई हुई है व्यवस्था बिजली की, सुचारू रूप से नहीं चल रही। लाइट का तो देखिए बहुत ज्यादा बुरा हाल हो चुका है, जिस कारण हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी ना आने की वजह से 5 से 7 घंटे के डेली हमारे कट लग रहे हैं, जिससे कि हमारी प्रोडक्शन लॉस काफी ज्यादा हो रहा है, जिससे हम अपने एक्सपोर्टर्स के ऑर्डर्स पूरे नहीं कर पा रहे हैं। बिजली के कारण ना तो काम धाम रहे, 18 घंटे लाइट भाग रही है, काम होंगे नहीं, क्या खा लेंगे क्या पी लेंगे। परेशानी ये है जी, गांव दिनों से आ रहे हैं, सभी काके ताऊ भाई आ रहे हैं, सभी डाणी में से आ रहे हैं, 1-2 गांव के और भी आ रहे हैं। ठीक है, लाइट बिल्कुल नहीं आ रही, बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही है। क्योंकि जो बिजली है फ्यूल के लिए, और घरों में भी जो बिजली दी जाती है वो बार बार मतलब 10 मिनट की कट लगा दे फिर लगावे। आज हम लघु उद्योग वाले सारे इकट्ठे होकर के यहाँ बिजली महकमा के पास आए थे, और 24 घंटे में से लगभग 6.5 घंटे लाइट काट रहे हैं। बोल रहे लाइट की कमी है, इस वजह से लाइट काट रहे हैं। हमने इनको ये बोला ठीक है लाइट की कमी है, आप लाइट काट लो, लेकिन ये लाइट लघु उद्योग वाली लाइन की एक साथ काट लो या 2 भाग में काट लो। बिजली तो बिजली, इस बढ़ती तपिश में लोग पानी को भी तरस रहे हैं। प्रदेश के कई इलाकों में पानी की समस्या को लेकर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी बिजली पानी, जिसे मूलभूत सुविधा कहा जाता है, उसके लिए भी इन दोनों लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। देवीलाल के परिवार को बाढ़ की जनता ने हमेशा सलाखों पर बैठाया है, लेकिन आज वो पूरे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री होते हुए भी आज बेरला गांव में पानी की, बिजली की ये समस्याएं रहीं, ये तो शर्म की बात है। आज हम नैना चौटाला को कहना चाहेंगे कि सबसे पहला वायदा उन्होंने बेरला में 3.5 करोड़ रुपए का बजट पास करके 4 लेन, स्ट्रीट लाइट और डिवाइडर पर रेलिंग और वाटर सप्लाई की सारी लाइनें नई करने का वायदा किया था। लेकिन प्रशासन की लापरवाही को देखते हुए और नैना चौटाला इसका संज्ञान नहीं ले रही, तो इससे साफ जाहिर है कि झूठे वायदे कर रहे हैं और काम यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है धरातल के ऊपर। पानी की समस्या लेकर के ये महिलाएं और ये बुजुर्ग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर पानी की 3 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है। बहुत ही दुखी हैं यहाँ के लोग और बच्चे भी, और पानी की समस्या के कारण दूषित पानी पीते हैं। मोल पानी लेकर पैसे से पानी गिरवाते हैं, आरओ का पानी वगैरह कुछ। ये सुविधा यहाँ पर आरओ जो वाटर वर्क्स है ये लगाया गया है, जिसमें पानी के पूरे गांव में 2 वाटर सप्लाई हैं, बिजली बोर्ड हैं, और पानी के 2 वाटर सप्लाई होने के कारण भी यहाँ पर पानी की कमी है। हालांकि बिजली पानी की इस गंभीर समस्या पर सरकार नजर बनाए हुए है। आज बिजली समस्या को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से मुलाकात की। विधानसभा अध्यक्ष
और पंचकुला से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता और निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू इस पर क्या कहते हैं, जरा सुनिए। देखिए मोनिका जी, जो आपने कहा कि जगमग हरियाणा या पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार और हमारे जो बिजली विभाग के मंत्री हैं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी विशेष प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने काफी बड़ी सफलता पिछले 1 साल के अंदर बिजली की चोरी को रोकने के लिए स्थान स्थान के ऊपर जाकर के छापे भी मारे हैं, बिजली की चोरी को भी रोका है और जो लाइन लॉसेस हैं जो किसी समय 28 से 29% होते थे, आज 14% के ऊपर आ गए। ये मैं समझता हूं कि विभाग की कार्यकुशलता है। जहां तक आज की परिस्थिति है, ये बिल्कुल सही है कि कोविड के रहते कुछ ऐसी दिक्कतें जो कोयले को लेकर के आई, कोयले की सप्लाई में बाधा पड़ी और उसके कारण आज कई हमारे जो प्रतिष्ठान है वो बंद हुए, 1 या 2 जो हुए, लेकिन उसको पूरा करने के लिए भी हमारे आदरणीय बिजली मंत्री प्रयास कर रहे हैं। ये तो सब के सामने है भी सरकार की करनी और कथनी बातों में आज जो है किस प्रकार वो कह रहे थे 4 दिन पहले भाई सारा संकट खत्म हो जाएगा बिजली का, लेकिन आज जिस प्रकार से हर रोज ये समस्या बढ़ती जा रही है तो इसके बारे में सरकार को पहले से तैयार रहना चाहिए था, लेकिन आज सरकार की प्लानिंग ये सारी फेल होती नजर आ रही है और आज पूरे प्रदेश में त्राही त्राही मची हुई है। लोग जो है ना, ग्रामीण अंचल का तो और भी बुरा हाल है। जिस ग्रामीण अंचल में हरियाणा प्रदेश की सरकार 24 घंटे बिजली देने की बात करती थी, बड़े बड़े दावे करती थी, आज वहां पे बिजली के इतने भयंकर कट होने जो ना लोगों का जीना दुभर कर रखा है। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को भरोसा दिलाया है कि 15 मई से पहले बिजली संकट दूर हो जाएगा। सरकार इसके लिए लगातार प्रयासरत है, यानी आने वाले कुछ दिन और लोगों के लिए मुश्किल भरे रह सकते हैं। वैसे इसे लेकर राजनीति भी खूब हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर बिजली संकट के लिए कौन जिम्मेदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। और ये अब आपको हम बता रहे हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, इस संकट की सबसे बड़ी वजह। डिमांड और सप्लाई में बड़ा अंतर इन दिनों देखने को मिल रहा है। बिजली की मांग 9000 मेगावाट के करीब जा पहुंची है और सप्लाई में लगभग 1500 मेगावाट की कमी देखने को मिल रही है। प्रदेश की औसत मांग की अगर हम बात करें तो करीब 7000 मेगावाट है। बिजली संकट पर सरकार किस तरीके से कदम उठा रही है या सरकार की ओर से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, ये भी आप यहां पर आपको हम बता रहे हैं। आज केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से जाकर मुलाकात की है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने और बिजली संकट को लेकर बताया जा रहा है कि दोनों के बीच में करीब 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक चर्चा हुई है। बिजली संकट को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि 15 मई से पहले संकट दूर होगा, 15 मई से पहले संकट को दूर किया जाएगा, ये उन्होंने कहा है। इसके साथ ही उनकी ओर से यह भी कहा गया कि बाकी प्रदेशों की अगर तुलना की जाए तो हमारे यहां पर समस्या कम नजर आएगी आपको। हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है। अडानी से कॉन्ट्रैक्ट कांग्रेस के समय हुआ था, कांग्रेस पर भी यहां उन्होंने निशाना साधना नहीं चुके हैं, वो कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर अडानी को लेकर, अडानी के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अगर सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट कांग्रेस के समय में हुआ था और इसीलिए अगर कांग्रेस पार्टी या हमारे जो राजनीतिक विरोधी हैं इसको लेकर सवाल खड़ा करते हैं तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। हालांकि सरकार अपनी ओर से प्रयास कर रही है, इसमें किसी तरह का किसी को शंका नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हमने देखा भी कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से जाकर मुलाकात करते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनकी ओर से यह भी भरोसा दिया जाता है कि 15 मई से पहले इस समस्या का समाधान हो जाएगा। सरकार इसको लेकर जागरूक है, सतर्क है, संवेदनशील है। सरकार इस पर लगातार काम कर रही है कि किस तरीके से लोगों को बिजली संकट और पानी की गंभीर समस्या से निजात दिलाई जाए, क्योंकि बिजली नहीं बल्कि कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां से पानी की खबरें भी सामने आ रही हैं कि पानी वहां पर या तो खराब सप्लाई हो रहा है या पानी लोगों को पीने का मिल नहीं पा रहा है। पीने के पानी की छोड़िए, बाकी कामों के लिए भी अगर लोगों को पानी इस्तेमाल करना है तो उसके लिए भी उन्हें जूझना पड़ रहा है। ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं। तो बिजली पानी की समस्या इन दिनों गंभीर रूप लेती हुई नजर आ रही है। अब इस पर सरकार कैसे काबू पाएगी, किस तरीके से सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि लोग इसको लेकर थोड़े बहुत नाराज जरूर नजर आते हैं और उनका यह कहना है कि अगर बिजली पानी उनको नहीं मिलेगा तो वो सरकार से और ज्यादा उम्मीद क्या कर सकते हैं।
इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे उनसे सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से विदु रावल जी रहेंगे, हमारे साथ कांग्रेस की ओर से जितेंद्र चंदेले जी रहेंगे, और इसके साथ ही इनेलो की तरफ से हमारे साथ विजेंद्र रेणु जी रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन रावल साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आते हुए, अगर 21वीं सदी में भी बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों को तरसना पड़े, परेशान होना पड़े, तो ये तो ठीक नहीं है सर। अमित जी, आपने बिल्कुल सही सवाल किया जी। 21वीं सदी में भी बिजली के लिए तरसना पड़े। देखिए, बिजली के लिए तरसना नहीं पड़ रहा है। बिजली जहां जहां तक पहुंची नहीं थी वहां हमारी सरकार ने बिजली वहां पर पहुंचाई है। आजादी के 70 साल तक भी जहां पर बिजली नहीं पहुंची थी वहां पर पहुंचाई है। फिर इसके अतिरिक्त जो है हम देखा करते थे, मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूं, तो हमारे गांव में हम देखा करते थे कि जब मेरा बचपन निकला जिन दिनों में, मेरे बचपन में हम देखा करते थे कि किस प्रकार बिजली के वार लगा करते थे। यानी हफ्ते में केवल 3 दिन बिजली आया करती थी, और वो जो 3 दिन बिजली आया करती थी वो भी 3 या 4 घंटे आया करती थी। अब हम उस स्थिति से हटकर 6645 गांव है हरियाणा में, उनमें से 5600 गांव में हमारा गांव जगमग गांव के तहत हम पूरे 18 से 24 घंटे तक बिजली की सप्लाई कर पा रहे हैं। तो ये हमने स्थितियां तो बदली है, लेकिन इसके बावजूद भी गुंजाइश है और बदलने की। और मौजूदा जो संकट है, ये संकट अभी अनप्रेसिडेंटेड जो गर्मी हुई है उसी कारण से है। और ये हम देख रहे हैं कि पिछले 81 साल में इतनी गर्मी नहीं हुई थी जितनी इस साल हुई है। आज के समाचार पत्रों में प्रमुखता से जो है इस बात को रखा गया है। और इसके अलावा जिस प्रकार से कोयले की सप्लाई जो है, इंपोर्टेड कोल जो यूज होता है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है, उसकी सप्लाई में जो पीछे बाधित हुई है वो एक कारण है। लेकिन इसके बावजूद भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे बेहतर इस संकट के समय भी अगर कोई सप्लाई दी जा पा रही है तो हरियाणा की भाजपा सरकार दे रही है। हमारे आसपास के जो राज्य हैं, चाहे पंजाब का राज्य हो, वहां पर जबरदस्त संकट चल रहा है। वहां पर जो है बहुत बड़े बड़े जो है आंदोलन हो रहे हैं बिजली संकट को लेकर। राजस्थान में 2-2 दिन हो गए बिजली आए हुए, कई स्थान ऐसे ऐसे हैं। बहुत सारे गांव जो है वहां पर बिल्कुल दिक्कत में है। दिल्ली में आज सुबह से टीवी टेलीविजन पर हम देख रहे हैं, सुबह से इतने बड़े बड़े कट लग रहे हैं। तो हालांकि हरियाणा के अंदर भी स्थिति कोई बहुत अच्छी ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन फिर भी हम इसमें राजनीतिक विषय न बनाकर एक संकट के समय किस प्रकार से हम बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं, मैं आपके डिबेट में आपने चरणबद्ध तरीके से बताऊंगा कि हम किस प्रकार से इनोवेटिव तरीकों से कर पा रहे हैं। चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हमने जिस प्रकार से लेने की बात हो, उस माध्यम से आपूर्ति करने की बात हो, चाहे हमने जो परचेज एग्रीमेंट है, लॉन्ग टर्म परचेज एग्रीमेंट के अतिरिक्त जो है जो एक्सचेंज एग्रीमेंट्स है उनकी बात हो, चाहे हरियाणा देश का पहला राज्य बनने वाला है जो सीधे इंपोर्ट करने वाला है। हमने टेंडरिंग वो प्रोसेस किया। मैं बिल्कुल डिटेल में आपकी पूरी डिबेट में बताऊंगा, लेकिन ओपनिंग स्टेटमेंट में इतना जरूर कहता हूँ कि राजनीति का विषय नहीं है। सारा देश जानता है, देश की जनता जानती है कि ये विषय जो है ये सरकार की प्रबंधन का, ये सरकार की कर्मण्यता का नहीं है। ये विषय जो है किस प्रकार से मौसम के जो मार रही है उसको लेकर है, और किस प्रकार से कोयला बाधित हुआ है उसको लेकर है। तो सब प्रदेश की जनता भी जानती है, हमारे विपक्ष के साथी भी इस बात को जानते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि वो इन बातों को मद्देनजर रखते ही अपनी बात करेंगे। ठीक है रावल साहब, लौटूंगा मैं आपके पास। लेकिन जितेंद्र जी, भाई रावल साहब को आपने सुना, रावल साहब तो ये कह रहे हैं कि भाई राजस्थान के हालात आप देख लीजिए, झारखंड के हालात आप देख लीजिए, महाराष्ट्र के हालात आप देख लीजिए, या जहां भी आपकी सरकारें हैं, गठबंधन में आप सरकार चला रहे हैं या आपकी फुल फ्लैज में जहां भी सरकार है वहां की स्थिति आप देख लीजिए, और हरियाणा की स्थिति आप देख लीजिए। आज मुख्यमंत्री ने भी ये बात कही है कि बाकी राज्यों की तुलना में हमारे यहाँ स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर है। सहमत है आप इससे? देखिए, मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ इस बात से। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जहाँ मोदी जी की सरकार में आज देश में बिजली संकट गहराया हुआ है। बिजली और पानी का जो संकट है वो हरियाणा में नहीं अपितु पूरे देश में है। हम मान सकते हैं विदु रावल जी जो कह रहे थे, प्राकृतिक अगर रूप से हम देख सकते हैं, देखा जाए तो जिस प्रकार अप्रैल के महीने में गर्मी ने 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो उस बात से हम इनकी बात से सहमत हैं कि वाकई में गर्मी है। लेकिन जो व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए थी वो व्यवस्था सरकार ने नहीं की। सरकार अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जवाबदेही बनती है। जनता मूलभूत सुविधाओं को तरस रही है, मूलभूत सुविधाएं जनता तक पहुंचाना सरकार का नैतिक कर्तव्य है। और जो मूलभूत सुविधाएं बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ऐसी चीजों को, खासकर बिजली और पानी जो बहुत एक अभिन्न अंग है, एक मूलभूत समस्या है, तो उनको अगर सरकार नहीं
मुहैया करा पा रही जनता को, तो मैं समझता हूँ सरकार को सरकार कहलाने का अधिकार नहीं है, पहली बात। मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि अडानी का जिक्र साथी प्रवक्ता ने किया, विदु रावल जी ने किया कि कांग्रेस के टाइम पे अडानी को पावर देना नहीं, कांग्रेस के टाइम पे अडानी को कोई पावर नहीं दी गई। अगर आप पे कोई पेपर है, आप पे कोई डॉक्यूमेंट है, तो आज इस चैनल पे दिखा दीजिए कि अडानी को कांग्रेस सरकार ने उनको टेंडर दिया, अडानी को देश की सारी पावर देने का एक मन बना लिया। जैसे आज अडानी और अंबानी को जो पीछे से सरकार चला रहे हैं, आज पूरे देश समझ चुका है, इनकी नियति समझ चुका है, जो इनकी नीति बन चुकी है, नियति बन चुकी है नरेंद्र मोदी साहब की। खट्टर साहब तो रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं, ये डबल इंजन की सरकार तो रिमोट कंट्रोल से चल रही है दिल्ली से। लेकिन सच्चाई में आपको ये बताना चाहता हूं, जिस प्रकार किसानों की जमीनों को अधिग्रहण करने के लिए, किसानों की जमीनों को हथियाने के लिए 3 कृषि काले कानून लेकर आए, उसी प्रकार देश की पावर को, देश की बिजली को हथियाने के लिए प्रोपगंडा रचा गया कि देश में कोयला खत्म हो रहा है। देश आज बिजली संकट से जूझ रहा है। देश की मानसिकता ये बनाई जा रही है, जनता की मानसिकता ये बनाई जा रही है कि जनता परेशान होकर ये कह दे कि सरकार बिजली हमें नहीं दे पा रही, तो अडानी अंबानी से हम बिजली ले लेंगे, लेकिन परेशानी से हमें निजात मिले। आज उद्योग नहीं चल पा रहे हैं, आज स्कूल कॉलेज नहीं चल पा रहे हैं, आज कोरोना काल में अस्पताल नहीं चल पा रहे हैं, आज घरों में रहना, इतनी भीषण गर्मी में, कोरोना काल ऊपर से चल रहा है, इतनी भीषण गर्मी में बच्चों का, बुजुर्गों का, बीमारों का, जनता का रहना दुहाल हो गया है। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप पल्ला कैसे छुड़ा सकते हैं? धर्म और जाति के नाम पर अगर देश के लोग आज भी आंखें मूंद कर रहेंगे, तो ये लोग पूरे देश को, अडानी अंबानी को, सरकारी पीसीयू से ये देख चुके हैं। रेल, गेल, वेल, सेल, ओएनजीसी, एनएचपीसी, एमटीएनएल, बीएसएनएल, एयरपोर्ट, वो तो देख चुके हैं। ये जल, जंगल, जमीन के साथ देश की पावर पर, देश की बिजली पर इनकी नजर है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर शीतकालीन सत्र में, आपने देखा होगा, आपके चैनल ने भी दिखाया, शीतकालीन सत्र में 2022 के शीतकालीन सत्र के अंदर राहुल गांधी जी ने राज्यसभा, लोकसभा दोनों सदनों के अंदर उन्होंने कहा कि अडानी को मोदी जी की सरकार देश की पावर देखना चाहती है, देश की बिजली देखना चाहती है। तो कांग्रेस पार्टी विपक्ष, आपके समक्ष विपक्ष की भूमिका में है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी। ठीक है जितेंद्र जी, मैं लौटूंगा आपके पास। देखिए विजेंद्र जी, ठीक है, मैं आ रहा हूँ सर आपके पास। देखिए विजेंद्र जी, भाई ये जो समस्या, बिजली की जो समस्या है, से तो मार रही है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ जितेंद्र जी, आ रहा हूँ मैं। साहब से सवाल नहीं हुआ बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाई है, इनको सरकार कहलाने का नहीं, इस बात का जिक्र मैंने करा है, इस बात का जिक्र मैंने किया है जितेंद्र जी। सबसे पहले मैंने शुरुआत ही इस बात से की है। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहूंगा विजेंद्र जी, भाई ये सिर्फ हरियाणा की समस्या तो है नहीं, ये तो देशव्यापी समस्या बन चुकी है। जो बिजली संकट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे प्रदेश में या हरियाणा में ये स्थिति है, भाई ये तो पूरे देश में स्थिति ऐसी बनती जा रही है। लेकिन इसके लिए सिर्फ हरियाणा सरकार को घेरना और सरकार की नीयत में खोट बताना या मैनेजमेंट को लेकर जो बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है, आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मिसमैनेजमेंट की वजह से ये हालत पैदा हुए, ये ठीक है क्या? हाँ, देखिए अमित जी, सबसे पहले तो आपने बहुत बढ़िया बात की कि 21वीं सदी में भी जो हमारी मूलभूत सुविधा है, बिजली, पानी और मकान, इसके लिए आज हमारे प्रदेश की जनता जूझ रही है। ये बहुत ही बड़े शर्म की बात है। इतने लंबी आजादी का समय हमारा गुजर चुका, उसके बाद भी आज बिजली और पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। देखिए, इसके लिए जो मैं आपने अभी कह रहे थे कि क्या पूरे देश में ही संकट है, इस सरकार को दोष देना गलत है। मैं आज सोनीपत में गया हुआ था, हमारा ISO के प्रेसिडेंट है आशीष सुहाग जी, उसके घर में 5 मजदूर काम कर रहे थे। मैं उसके पास 2 घंटे बैठा और वो खाली बैठे थे। मैंने कहा भाई आज तो कोई काम नहीं हुआ। बोला जी हमें तो दिहाड़ी भी नहीं मिलेगी, हम तो मर गए। तो मेरा कहने का भाव ये है, बिजली जब नहीं मिलेगी अमित जी, तो रोजगार जाएगा, अर्थव्यवस्था पर बैड इफेक्ट होगा, प्रोडक्शन घटेगा, इसके साथ साथ हमारे देश की और प्रदेश का रिवेन्यू के ऊपर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। यानी एक बिजली ना मिलना उसका बहुत बड़ा नुकसान है। और बिजली के साथ ही आज हर घर में, चाहे सबमर्सिबल की बात हो, चाहे वाटर सप्लाई की बात हो, वो पानी की सुविधा भी बिजली के साथ ही मिलती है। यानी कि बिजली एक इतना मुख्य घटक है आज के जीवन का, अगर वो घटक हमारा नहीं मिलता तो बहुत सारे, मतलब पूरी लाइफ भी इससे इफेक्ट होती है। और सब जानते हैं कि इससे पूरी लाइफ इफेक्ट होती है। अमित जी, अब मैं ये कहना चाहूंगा कि गर्मी अप्रैल के महीने में आती है, मार्च में कुछ शुरू होती है, अप्रैल में आती है, और हमारे सितंबर तक हरियाणा प्रदेश का एक मौसम है, गर्मी चलती है। और ये इस बार कोई नई नहीं आई है,
ये हर बार आती है, हर बार अप्रैल में गर्मी होती है। अगर इस बार अचानक आई हो, एक 70 साल का रिकॉर्ड टूटा है, 65 साल का रिकॉर्ड टूटा है, ठीक है थोड़ा सा कुछ ज्यादा होगी, लेकिन ये नहीं कि गर्मी पहली बार ही आई है, पहले नहीं आया करती थी, बारिश की फुहारें पड़ती रहती थी और गर्मी नहीं होती थी, इसलिए बिजली की कमी नहीं होती थी। गर्मी तो अमित जी हर बार आती है। 100% मैं कहता हूं कि ये सरकार की विफलता है। जिस प्रकार से 10 से 12 घंटे तक बिजली के कट लगते हैं, चाहे ग्रामीण अंचल की बात हो, चाहे शहरी अंचल की बात हो, आज जन जन दुखी है। देखिए अमित जी, मैं बिल्कुल तर्क के साथ आपके साथ कहना चाहूंगा, हमारा पानीपत में सबसे पुराना थर्मल प्लांट है जो 1979 में लगा था, वो उसकी लगभग 1760 मेगावाट की कैपेसिटी है। और आज का आप ये उठा करके देख लीजिए, हमारे बिजली मंत्री का ये स्टेटमेंट आया है दैनिक ट्रिब्यून 29 तारीख में, वो साफ लिखते हैं कि हमें पानीपत थर्मल पावर प्लांट से 710 मेगावाट का प्रोडक्शन मिल रहा है। देखिए गर्मी हो या सर्दी हो, वो क्यों 710 का मिल रहा है जब हमारे 760 मेगावाट का वो प्रोजेक्ट है, उसकी 5 यूनिटें क्यों बंद पड़ी है, क्यों नहीं उनको चालू किया गया। दूसरी तरफ हमारे बिजली मंत्री माननीय जी कहते हैं कि खेदर पावर प्लांट से हमें 1200 मेगावाट बिजली मिल रही है, और दूसरी तरफ आज के इसी स्टेटमेंट में दिया हुआ, आप देख लीजिए, इसी में दिया हुआ कि हमने चाइना से इसका राउटर मंगवाया है जो 1 वीक में फिट हो जाएगा और चालू हो जाएगी। तीसरी बात अमित जी, मुख्यमंत्री जी आर.के. सिंह से जो हमारे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री उससे मिले और वह कहते हैं कि हम 15 मई तक पूरी करेंगे, यानी 15 मई तक और जनता को जुड़ना पड़ेगा, लेकिन कैसे पूरी करेंगे उसका भी आज भी खुलासा सीएम साहब ने नहीं किया है। तो मैं तो ये कहता हूं कि इसमें कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार है वो इन चीजों के प्रति गंभीर नहीं है, और गंभीरता के कारण ही ऐसे हालात पैदा हुए। देखिए एक और मैं अपने विजू रावल जी के लिए क्वेश्चन और पूछता हूँ, 2021-22 में जो गवर्नमेंट के द्वारा अलॉट किया गया पंचायती राज विभाग को जो पैसा अलॉट हुआ, जिससे पानी की व्यवस्था की जाती है और अन्य विकास के कार्य किए जाते हैं, उसमें से केवल 39% पैसा खर्च हुआ और कितना 61% पैसा लेफ्ट हो गया है, उसका डेवलपमेंट पैसा ही नहीं खर्च कर पाई। केंद्र सरकार ने 1100 समथिंग करोड़ रुपया हरियाणा प्रदेश को जल आपूर्ति को व्यवस्थित करने के लिए ग्रांट दी गई थी, जिसमें से लगभग 400 करोड़ रुपया खर्च हुआ और 700 करोड़ रुपया रिफंड टू सेंट्रल गवर्नमेंट कर दिया गया। ये रिकॉर्ड की बात है। तो किस प्रकार से सुविधा मिलेगी इस प्रदेश को जब ये पैसा नहीं खर्च कर पा रहे हैं, ग्रांट देते हैं वापस सरकार में ले लेते हैं, तो ये एक तरह से जवाब देना चाहते हैं रावल साहब आपकी बात का। विजय रावल जी जवाब देना चाहते हैं। जनता के साथ छलावा चल रहा है। अगर सरकार की नीयत अच्छी होती तो सभी यूनिटों को एडवांस में तैयारी करवा ली जाती, सभी यूनिटों का प्रबंध। अब भी अमित जी अब भी माननीय हमारे जो बिजली मंत्री जी कहते हैं कि पीक डिमांड हमारी 12,000 मेगावाट तक जाएगी जुलाई में, जून में, जब पहली का कार्य शुरू होगा। और हमारे पास प्रोडक्शन 6,500 का खुद वो बता रहे हैं, जो आज उन्होंने आंकड़े दिए कहाँ से कितना हमारे को प्रोडक्शन मिल रहा है। तो किस प्रकार से वो औसतन 2,000 से लेकर के 6,000 मेगावाट तक की शॉर्टेज ऑफ लाइट है, तो कैसे पूरा करेंगे। आने वाले अंदर जून और जुलाई में तो और गंभीर हालात होने वाले हैं, जब जनता को पानी नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा। आरोप आपके ऊपर, आपकी सरकार का मिसमैनेजमेंट, पहले से आपकी तैयारी नहीं और इसकी वजह से ऐसे हालात पैदा हुए, जवाब आपका। देखिए ऐसा कहना कि हमारी सरकार की मिसमैनेजमेंट है, तो हमारे से बेहतर किसी न किसी हरियाणा की भाजपा सरकार से किसी न किसी राज्य को तो हमसे बेहतर करना चाहिए था। उस राज्य का नाम बता दीजिए मुझे, पहली बात तो ये। दूसरी बात तो एक दो और बिंदु उठाए, मैं पहले विजेंद्र रेड्डी जी की बात का जवाब दे देता हूँ। उन्होंने कुछ टेक्निकल बातें की थी, उन टेक्निकल बातों का एक वो पानीपत के प्लांट को लेकर कह रहे थे, 1700 कुछ मेगावाट इन्होंने बताया। विजेंद्र जी जरूर आपने इसको पढ़ा होगा कहीं पर, लेकिन मैं भी एक जानकारी देना चाहता हूँ। मैं पानीपत का ही हूँ, संभालखा का ही हूँ, उस नाते से अच्छे से जानकारी दे पाता हूँ आपको कि कभी भी 1700 मेगावाट तो कभी भी आज तक पानीपत में प्रोड्यूस नहीं हुआ। जो प्लांट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये प्लांट है, ये फेज आउट हो चुके हैं। हमने नहीं बंद किए, बल्कि हमारी सरकार के आने से पहले ही फेज आउट हो गए थे। अब प्लांट नंबर 6, 7, 8 चल रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रिसिटी प्लानिंग जो है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, 25 साल की प्लानिंग होती है, 25 साल।
एक प्लांट जो लगता है वो पूरे ताउम्र के लिए नहीं लगता है, वो फेज आउट हो जाते हैं। जैसे ये प्लांट फेज आउट हुए थे विजेंद्र जी, ऐसे ही पिछली सरकार में, जो कांग्रेस की सरकार थी, मेरी सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसमें यमुनानगर के अंदर दीनबंधु छोटू राम जी के नाम से वहां पर 3 प्लांट लगे थे, खेदड़ के अंदर प्लांट लगा है। इसके अलावा हमने जो लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट किए वो भी है। तो मतलब आधी जानकारी के साथ अगर हम आएंगे तो हो सकता है हम खुद भ्रमित हो या दूसरे दर्शक भ्रमित हो जाए, ऐसा नहीं है। तीनों के तीनों प्लांट जो है अपनी फुल कैपेसिटी में पानीपत वाले चल रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो झांगली वाला प्लांट है उसके अंदर भी हमारी एनुअल रिपेयर के लिए बिल्कुल 7-8 दिन तक बंद रहा था, लेकिन वो भी जो है अब फुल कैपेसिटी में चल रहा है। तभी तो हम पावर नीड्स को पूरा कर पा रहे हैं। हमारे जो खेदड़ वाले 2 प्लांट थे उनमें से एक प्लांट जो है 660 मेगावाट वाला, वो ठीक कहा इन्होंने, राउटर की एक कमी के कारण जो है वो चीनी जो उसके अंदर राउटर लगना था, और चीन के अंदर हम जानते हैं कि कोरोना के कारण लॉकडाउन था। उस लॉकडाउन के बावजूद भी हम राउटर ले आए हैं, कुछ एसेसरीज 1-2 और हैं, बहुत जल्दी उसमें भी काम करेंगे। हमने जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है उस पर भी काम शुरू किया है। तो ये तो उनकी बात है। दूसरा, उनको ये जरूर बता दूं, उन्होंने जरूर ठीक कहा ये कि मूलभूत सुविधाएं जो नहीं दे सकती हैं सरकारें, उनके बारे में जिक्र किया। तो मेरे पास ये फिगर है, मैं डाटा लेकर बैठा हूँ, आज खूब सारा डाटा लेकर बैठा हूँ। 1967 में जब से हरियाणा बना तब से लेकर आज तक का सारा डाटा है मेरे पास। लेकिन मैं जल्दी से इस डिबेट का टाइम बचाने के लिए, मैं विजेंद्र रेड्डी जी की जब सरकार थी आखिरी बार, आज से लगभग 17-18 साल पहले इनकी सरकार थी, उसके बाद तो जनता ने इन्हें अवसर नहीं दिया ना। तो उस समय जब इनकी सरकार थी तब जो हमारे हरियाणा के अंदर कनेक्शंस थे, अब उससे लगभग 2.5 गुना कनेक्शंस बढ़ चुके हैं। पहली बात तो ये, यानी हमारा जिस प्रकार से रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान के लोग आकर हरियाणा में बसना चाहते हैं, हमने अपने सरकार में, हरियाणा की भाजपा सरकार जब आई थी तब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 23वें स्थान पर थे, 23rd स्थान था हमारा। आज हमारा पहला स्थान है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, पिछले साल की बता रहा हूँ, उससे पिछले साल दूसरे स्थान पर थे, हम उससे भी बेहतर किया। ईज ऑफ लिविंग में इस बार भी हम दूसरे स्थान पर हैं। दुनिया भर के जो लोग हैं अगर भारत में कहीं बसना चाहते हैं वो हरियाणा उनके लिए प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है। जिस प्रकार से एनसीआर का क्षेत्र है, दिल्ली के आसपास बड़ा क्षेत्र है एनसीआर का, 3-4 राज्यों में फैला हुआ क्षेत्र है, लेकिन सबसे ज्यादा जो रैपिड डेवलपमेंट हो रही है कहाँ पर हो रही है? हरियाणा के अंदर हो रही है। ये सारे प्रेशर्स कौन ले रहा है? हम हर साल जो है हमारी जो पावर नीड्स हैं वो 12 से 15% तक बढ़ रही हैं। अब जल्दी से मुझे जितेंद्र जी की बात का भी जवाब देना है। मैं आज राजनीति करने से बच रहा था। एक बार उससे पहले विजेंद्र जी की एक और पॉइंट था उनका, उसका भी जवाब दे दूं। उन्होंने पंचायती राज की बात उठाई, ये बिल्कुल ठीक उन्होंने विषय उठाया कि इतना 60% पैसा लैप्स हो जाना ये जरूर चिंता का विषय है। लेकिन चिंता इसलिए है ना जी क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है। वहां पर पंचायती राज के जब तक चुनाव नहीं होते उस पैसे को रिलीज कहाँ करें? अधिकारियों की खुली छूट थोड़ी होनी चाहिए। देखिए, पंचायती राज का एक सिस्टम है जिसपे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने तो चैंपियन किया था, वो सिस्टम बहुत अच्छे से चलाया था उनके समय से। तो आप भी वही चाहते हैं ना कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पैसा खर्च हो या अधिकारियों के माध्यम से हो, इसका आप तय कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप ही के जिस चीज को आप चैंपियन करते थे उस नाते से जनप्रतिनिधियों के तहत होना चाहिए, तो उसके लिए चुनाव की वेट कर रहे हैं। और चुनाव वाला मामला बहुत जल्दी जो है कोर्ट सेटल करने वाला है। हम बार बार एफिडेविट देकर कह चुके हैं कि हम बिल्कुल तैयार हैं, कोर्ट इस पर निर्णय दे, हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर चुनाव करवाने के लिए तैयार हैं। वो मामला यहाँ सॉर्ट हो गया। जितेंद्र चंदेलिया जी ने बड़ी अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन बाद में वो फिर थोड़ा सा उनका मन किया कि नहीं थोड़ी राजनीति कर ही लेते हैं, ठीक है बिजली का संकट है तो उन्होंने कहा, मैं आपकी पॉइंट को कोट करूंगा जितेंद्र जी, सिर्फ अगर अनुमति देंगे तो, नहीं कहेंगे तो मैं कोई बात नहीं, चुप हो जाऊंगा। नहीं ठीक है, मैं रावत साहब मैं लौटता हूँ आपके पास, लेकिन जितेंद्र जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ भाई, देखिए ये कहना कि सरकार गंभीर नहीं है, क्योंकि सरकार तो प्रयास कर ही रही है भाई। मुख्यमंत्री आज दिल्ली जाते हैं, दिल्ली जाकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात करते हैं, 1-1.25 घंटे दोनों के बीच में मुलाकात होती है, बातचीत होती है, और वो भी प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये जो संकट की स्थिति बनी हुई है इससे बाहर आए प्रदेश। और जानकारी तो ये भी है कि खुद मुख्यमंत्री ने अब कहीं ना कहीं टेक ओवर कर लिया है और पूरे मामले को वही देख रहे हैं कि किस तरीके से संकट से प्रदेशवासियों को राहत मिले। तो सरकार गंभीर नहीं है या सरकार इस पर कोई काम नहीं कर रही है, ये ठीक है क्या? अमित जी, बहुत अच्छी बात है। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब ऊर्जा मंत्री से उन्होंने मुलाकात की, और जो समय 15 मई का दिया गया है, मैं समझता हूँ एक बहुत लंबी अवधि उन्होंने दे दी ऊर्जा मंत्री साहब ने। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ पर ये स्थिति बन जाती है कि जब प्रदेश की जनता
बिजली और पानी के बिना हाहाकार कर रही है। और दूसरी तरफ एक सवाल खड़ा होता है, मैं विदु रावल जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री नरेंद्र मोदी साहब तक के लिए मेरे सवाल है कि समस्या क्यों उत्पन्न हुई, उसका समाधान पहले क्यों नहीं खोजा गया? पता था कोयले के लिए बड़े बड़े चैनल्स, आपके चैनल्स भी बता रहे थे कि कोयला खत्म होने वाला है, कोयला की खपत ज्यादा हो रही है, बिजली की दिक्कत आने वाली है। तो ये सारी चीजें एक राजनीतिक एक प्रकरण के द्वारा ये चलाई जा रही है देश में, और देश का किसान नहीं, फिर क्या ये मानेंगे आप जितेंद्र जी कि लापरवाही अगर बरती गई है तो लापरवाही जहां आपकी सरकार है वहां पर भी लापरवाही हुई है, ये मानेंगे फिर आप कि लापरवाही अगर हरियाणा सरकार ने की है, अगर यहाँ कोताही बरती गई, यहाँ प्रोएक्टिव नहीं हुई सरकार, तो क्या ये मानेंगे कि राजस्थान में भी ऐसा हुआ? तो क्या आप ये मानेंगे कि छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ होगा? तो क्या आप ये मानेंगे कि महाराष्ट्र में भी यही हुआ होगा? तो क्या आप ये मानेंगे कि जहां भी और जगह जहां आपकी सरकार है वहां भी यही हुआ होगा? झारखंड की बात कर रहा हूं। एनएचपीसी, एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट है जो ये भारत सरकार के अधीन है, केंद्र सरकार के अधीन है, एज पर लॉ, संवैधानिक तौर पे उनके अधीन है। और एनटीपीसी फरीदाबाद के अंदर एनटीपीसी की जो बिजली है आईएमटी के लिए दी जा रही है, वहां भी कटौती, क्योंकि वहां पर भी इतनी जो 7,007 मेगावाट जो बिजली हरियाणा प्रदेश की जनता को चाहिए, वो जनता को बिजली मिल नहीं पा रही है। उद्योग चौपट हो चुके हैं, लोगों के कारोबार चौपट हो चुके हैं, लोगों का घरों में रहना दुभर हो चुका है। परेशानी गर्मी से, कोरोना काल से, और अर्थव्यवस्था की मैं बात करूं, रेवेन्यू की मैं बात करूं, तो रेवेन्यू को भी घाटा, जो रेवेन्यू जो घाटे में जा रहा है प्रदेश का, उसका भी जनता पर, अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। तो दोहरी मार जो बेरोजगारी और जो महंगाई की पड़ रही थी कोरोना काल के अंदर, सरकार की नीतियों की वजह से, बिजली पानी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी वजह से सरकार ने और उस समस्या को बढ़ा दिया है, गंभीर कर दिया है। आज जीना दुभर हो चुका है आम आदमी का। तो समस्या से पहले समाधान क्यों नहीं किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा, ऊर्जा मंत्री के द्वारा, मनोहर लाल खट्टर साहब के द्वारा? जब आपने देखा कोरोना काल के अंदर ऑक्सीजन के बिना लोग मरे, दवाइयों के बिना लोग मरे, पता था, लेकिन नमस्ते ट्रंप में मोदी जी बिजी थे, राहुल गांधी जी चीख चीख के कह रहे थे, हमारे नेताजी वो बोल रहे थे कि कोरोना काल में भयावह हालात बनने वाले हैं, लेकिन कान पे जू नहीं रेंगती, क्योंकि अडानी अंबानी साहब को आपने देखा। ठीक है, विदु रावल साहब आ रहा हूं रावल साहब, अडानी साहब बोलिए, अपनी बात करिए, जैसे करेंगे उसके बाद आज वो तीसरे नंबर के पैसे वाले बनने वाले हैं। तो प्रदेश की और देश की जनता जिस प्रकार कष्ट झेल रही है, और अडानी अंबानी जी रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे हैं, वो देश की जनता भी और कांग्रेस पार्टी भी देख रही है। इनको प्रदेश की और देश की जनता माफ नहीं करेगी आने वाले समय में। मानवता का एक आधार होता है अमित जी, राजनीति की। हाँ ठीक है, रेणु साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है। हाँ विजय जी बोलिए। मैं जितेंद्र जी आ रहा हूँ, मैं लौटूंगा। बात करता हूँ, सरकार को होना पड़ेगा, विपक्ष की हम भूमिका में है, एक एक सवाल उठाते रहेंगे। अब उनको बोलने दीजिए, उनकी बारी। हाँ विजय जी। हाँ, अभी हमारे साथी ने कहा कि चौटाला साहब के राज से आज जो है 2.5 गुना कनेक्शन बढ़ गए। तो इसी का जवाब मैं देता हूँ कि चौटाला साहब का जिस टाइम राज हुआ करता था, डीजल और पेट्रोल के क्या रेट हुआ करते, वो तो 10-10 गुना बढ़ गए। खाद और बीज के क्या रेट हुआ करते थे, वो तो 10-10 गुना बढ़ गई है। और अन्य जो वस्तुएं हैं, महंगाई कितने % बढ़ गई है। जो चीज 5 रुपए की मिलती थी वो तो 50 की मिलनी शुरू हो गई है विजय रावल जी। और जब जनसंख्या बढ़ेगी, विकास बढ़ेगा, तो डिमांड तो बढ़ेगी। अगर 2005 में और आज 22 में वो 2.5 गुना बढ़े तो वो कोई ज्यादा वो नहीं है। लेकिन मैं आपसे अभी इन्होंने कहा कि पंचायती विभाग का हम पैसा जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लगवाना चाहते थे, इसलिए हमने उस पैसे को बचाया और अधिकारियों को नहीं लगाने दिया। लेकिन ये पता नहीं कब तक, लगभग 1 साल से ऊपर का लेट हो चुका है ये कार्यकाल जो चुनाव का था। अगर सरकार सही सच्चे मन से चाहती तो वो चुनाव करवा लेती। ठीक है विजन जी, इसको लेकर चर्चा कर लेंगे। हाँ ये भी एक गंभीर विषय है, ठीक है। लेकिन विजय रावल साहब, ठीक है। हाँ विजन जी, हाई कोर्ट ने ये कहा ठीक है,
पहली पेशी पर कह दिया था कि आप जो ना इस जो ये लगी है अपील लगी है कोर्ट में, इसमें टाइम लग सकता है, आप पुराने नियम के अनुसार इलेक्शन करवा लीजिए। इस पर हम चर्चा करेंगे, एक बात और इस पर हम चर्चा करेंगे, थोड़ा सा डिबेट डिले हो रही है इससे। हम मुद्दे पर आते हैं। आज का जो हमारा विषय है बिजली पानी का संकट, उसको लेकर बात करते हैं। जी एक सेकंड, इन्होंने कहा कि पंचायती राज का पैसा इसलिए वापस होगा कि इलेक्टेड पर्सन नहीं थे, लेकिन बिजली विभाग को भी 11,845 करोड़ रुपए अलॉट हुआ था, जिसमें से केवल 60,000 करोड़ ही खर्च हुआ है। वहां भी 6,000 करोड़ रुपए नेक्स्ट होगा। एक तरफ बिजली मंत्री जी कहते हैं अब 3,000 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में चल रहे हैं, दूसरी तरफ पैसा लेफ्ट हो रहा है, वो पैसा वापस जरा, फिर भी बिजली की कीमत है, सब कुछ है, पैसा है, फिर भी बिजली की कीमत है, तो सरकार की नीयत खराब नहीं कहेंगे तो और क्या। ठीक है, जवाब लेते हैं। रावल साहब जवाब दीजिए। देखिए, एक तो पहले इस बार जो है चंदेलिया जी की बात का जवाब दे देता हूँ। पिछली बार चंदेलिया जी के जवाब का अवसर नहीं मिला था। मेरे पास ये एग्रीमेंट है भाई साहब, आपने कहा था, मैंने अपनी टीम से ये एग्रीमेंट मंगवा लिया है। ये जो 2007 में कांग्रेस की सरकार ने, मैं डेट पढ़ देता हूँ आप कहें तो, ये मेरे हाथ में एग्रीमेंट है, जो 2007 में कांग्रेस की सरकार ने गौतम अडानी के ग्रुप के साथ जो है एग्रीमेंट किया हुआ है, ये वो एग्रीमेंट है। ठीक है, तो आप अडानी से करें, आप अंबानी से करते, आप चाहे टाटा से करते, आप चाहे बिरला से करते, और आप तो सारे के सारे एग्रीमेंट वैसे तो रॉबर्ट वाड्रा से करते थे, लेकिन आप रॉबर्ट वाड्रा से भी करते थे, मैं उस पर संकोच नहीं करता। लेकिन अडानी अंबानी को नहीं, रॉबर्ट वाड्रा, रावल जी, एक रॉबर्ट वाड्रा भी नहीं रखा, देश के हित में कार्य किया कांग्रेस पार्टी ने। ये तो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, अब मैं तो इंतजार कर रहा हूं, सरकारें टेंडर देती हैं। दिया होगा 2007 में, हाँ, मैं नहीं कहता इस बात को, दिया होगा 2007 में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एकदम ठीक कहा जितेंद्र चंदेलिया जी ने, बिल्कुल ठीक कहा। अब इन्होंने अब बिल्कुल ठीक बात कही, अब से पहले गुमराह वाली बात कर रहे थे, अब बिल्कुल ठीक कही। इन्होंने कहा टेंडर होते हैं, यही तो समझाना चाहते हैं हम। आप जितेंद्र चंदेलिया जी, आप भी टेंडर में अगर बिड करेंगे और आपका टेंडर निकलेगा, तो हम नहीं कहेंगे कि किसी कांग्रेसी प्रवक्ता जितेंद्र चंदेलिया को क्यों मिल गया। देखिए, देश के हर नागरिक के पास खुला अवसर है टेंडर का, तो आप ये बार बार किसी लोगों का नाम लेकर क्या क्या साबित करना चाहते हैं। और वही बात, जहां किसी ने गड़बड़ की हो तो उस पर कानून काम करता है। सबसे पहले वोडाफोन पर अगर रावल जी, जिस प्रकार देश को चलाया जा रहा है, देश समझ चुका है, देश को चलाया जा रहा है, कांग्रेस की सरकार ने बिजली संकट नहीं गिराया, और भी जो सरकारें रही बिजली संकट नहीं गिराया, लेकिन बिजली संकट एक सोची समझी साजिश है, देश की पावर को प्रतिरंभ सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। आपकी मजबूरी है, देश की जनता पसंद कर रही है, देश को जिस प्रकार से चलाया जा रहा है, देश की पावर को बेचना चाहती है मोदी जी की सरकार, अडानी अंबानी को, अडानी ग्रुप को। आपके हाँ, सुनिए ना बात को सुनिए। देखिए, श्री रॉबर्ट वाड्रा पर 4 अलग अलग मामलों में हरियाणा में और 7 अलग अलग मामलों में राजस्थान में केस चल रहे हैं। उन पर अडानी जी के ऊपर भी अगर गृह मंत्री अमित शाह जी जो गृह मंत्री है देश के, उन पर भी केस, उन पर भी बड़े केस जितेंद्र चंदेलिया जी के लिख रहे। चलिए, गोदारा के अंदर गुजरात के नरेंद्र मोदी साहब पर हुए थे। आज मुझे आप नहीं बोलने देंगे तो मैं कोई बात नहीं, तो आपको अच्छा लगता है कि आप आपके बोलने से, मैंने मना नहीं किया आपको बोलने के लिए, आप थोड़ा शांत रहिए। रावल जी, मैंने मना नहीं किया, आप दिशाहीन आपके समय नहीं बोला ना मैं साहब, आपके समय नहीं बोला ना मैं, इतना तो मुझे कटसी दीजिए ना। आपके समय में नहीं बोला ना, लेकिन उतनी कटसी मुझे भी दे दीजिए। हाँ जितेंद्र जी, मैं आता हूँ आपके पास, रावत साहब अपनी बात पूरी कर लो, उसके बाद आता हूँ मैं आपके पास। हाँ बोलिए। आपके तो 2 बार के सवालों का अब उत्तर दे रहा हूँ जी मैं। ठीक है, अब मैं बड़ी जल्दी से ये बता दूं कि ये जो है जितेंद्र जी ने अपने श्रीमुख से बता दिया कि ये टेंडरिंग प्रोसेस के थ्रू होता है सारा सारा। और टेंडर कब हुआ था? कांग्रेस की सरकार के दौरान हुआ था। उस समय भी अडानी कोर्ट में गया था, 2010 में भी गया था, लेकिन उस समय उनको ये कहा गया था कि जब आगे कोयले के रेट बढ़ेंगे तो जो है आप बढ़ा लीजिएगा। उसका कितना बड़ा खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। एक ऐसा निकम्मा टेंडर करके गई थी कांग्रेस की सरकार, जो कोर्ट के अंदर 1 मिनट नहीं ठहर पाया। कोर्ट के अंदर अडानी ग्रुप ने अपना एरियर मांगे पिछली बढ़ोतरी के, और कोर्ट ने कहा कि ये आपका इतना बुरा एग्रीमेंट है जिसमें डिटरेशन पोस्ट तो रखी नहीं हुई कुछ भी। डिटरेंट पोस्ट होती है एक, अगर कोई 2 पार्टियों में से कोई एक पार्टी भी अगर टेंडर की शर्तों को पूरा नहीं करता तो उसको क्या फाइन दिया जाए, क्या पनिशमेंट दी जाए। अरे वो पनिशमेंट रखना भूल गए आप। आपके अडानी से क्या दोस्ती थी मुझे नहीं पता,
लेकिन आपकी रॉबर्ट वाड्रा से क्या नहीं, दोस्ती तो अडानी अंबानी के सारे मोदी देश जी को की पूरे पता विश्व में, लेकिन अब जाहिर है, जब हम जाहिर आगे है, चलते हैं। विश्व में पूरा विश्व देख रहा है। अमित जी, एक बार कहना, मैं एक बार देश को बर्बाद किया जा रहा है। जवाब मिलने अडानी हो या अंबानी हो या देश की कोई बड़ी जैसे की बात पूरी होगी लौटूंगा आपके कांग्रेस पास। पार्टी ने मेरी बात सामने पूरी नहीं रखा, उद्योगपतियों को बोलने दीजिए ना, उद्योगपतियों के सामने देश को गिरवी नहीं रखा। भाई दर्शक को तभी समझ आएगा जब आप एक की बात रखेंगे। एक साथ आप दोनों बोल रहे, किसी को समझ नहीं आ रहा। जब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तो और लोग क्या समझे? एक एक करके आप बोलिए, एक एक करके अपनी बात रखिए, जो हमारे तमाम दर्शक इस वक्त हमें और आपको देख रहे हैं वो ठीक से समझ पाएंगे ना कि कौन क्या कहना चाहता है। अमित जी, एक किस्सा बताता हूँ, छोटा सा किस्सा है, बिल्कुल। हाँ, बताइए बताइए। एक महाराष्ट्र के अंदर एक छोटा सा गांव था, अमरावती के पास, बिल्कुल। वहां पर कलावती रहा करती थी। वो कलावती के गांव के पास पुणे के अंदर जब पहली बार रैली हुई, श्री राहुल गांधी जी ने रैली के अंदर बड़े जोर से कहा कि एक भारत है, एक इंडिया है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। कलावती के गांव में आज भी बिजली, आप दिशाहीन कर रहे हैं। जब आप गंभीर रावल जी, बिजली पानी से प्रदेश के और देश की जनता त्रस्त है। आप राहुल गांधी के अलावा आपके पास कोई नाम ही नहीं है। राहुल गांधी आपको, आप मोदी जी को सपने में दिखाई देते हैं, बीजेपी के प्रवक्ताओं को सपने में दिखाई देते हैं। राहुल गांधी, लेकिन रावत साहब आप भी मुद्दे से थोड़ा सा भटक रहे हैं, आप मुद्दे पर आइए ना भाई। आप अगर राहुल गांधी पर पहुंचेंगे, उनके नेता पर टीका टिप्पणी करेंगे तो दुख तो उनको होता है। कोरोना काल में बिना दवाइयों के, बिना ऑक्सीजन के लोगों को ठीक है जितेंद्र जी, मैंने बोल दिया उनको। जितेंद्र जी वो मुद्दे पर आ रहे हैं, मैंने बोल दिया जितेंद्र जी, अब सुन लीजिए, अब पेशेंस रखिए, उनको सुनिए। हम मुद्दे पर आ रहे हैं, मुद्दे पर आ रहे हैं। मेरी बात, अगर मेरी बात जो मैं रखने जा रहा हूँ, जिसमें मुझे टोका जा रहा है, अगर ये मुद्दे से बाहर की होगी तो अमित जी इसके बाद मुझे समय मत दीजिएगा। अभी भी डिबेट में 20 मिनट पड़े हैं, मेरी बात सुन तो लीजिए कम से कम। और दूसरा, राहुल गांधी कोई तीसरे माले पर रहने वाले लोग थोड़े जिन पर सीढ़ी चाहिए चढ़ने के लिए, ऐसा नहीं है। सभी इस देश के नागरिक है। राहुल गांधी जी सम्मानित नागरिक है और मैं तो बहुत सम्मान करता हूँ, हमारे तो बहुत फायदे के आदमी है वो। चलिए, तो मैं ये इतना बताना चाहता हूँ जितेंद्र जी, एक कलावती का नाम लिया करते थे वो, कहते हैं। अरे भाई साहब, फिर आप पूरा देश देख रहा है। राहुल गांधी जी ने कोरोना काल में जब उनके सम्मान में कहने को दीजिए ना, अरे कहने को दीजिए। भयावह हालात होने वाले, बात कर रहा था भाई साहब, आप बोलने नहीं देंगे तो नहीं चलेगा। जितेंद्र जी चर्चा का विषय नहीं है आज राहुल गांधी को लेकर डिबेट नहीं कर रहे हैं हम। भाई मुद्दे पर आइए, आप दोनों भटक रहे हैं मुद्दे से, गलत बात है। जितेंद्र जी समय जाया हो रहा है, समय खराब हो रहा है, समय है नहीं बहुत ज्यादा, समय सर कम बचा है। जितेंद्र जी जो मैं मौका आपको दूंगा उसमें से काट लूंगा मैं, आप देख लीजिए। अगर आप बीच में बोलेंगे तो उनको बोलने दीजिए, उसके बाद मैं लौट रहा हूँ आपके पास, आप अपनी बात रखिएगा। हाँ नहीं, अरे नहीं भटकेंगे ना मुद्दे से सर। जितेंद्र जी वो मेरी जिम्मेदारी है, आप चिंता मत करिए, मैं इसलिए तो बैठा हूँ, ये मेरा काम है। हाँ नहीं भटकेंगे। रावत साहब मुद्दे पर आइए। बिल्कुल मुद्दे पर कलावती के गांव में बिजली के, उन्होंने कहा कि कलावती के गांव में बिजली नहीं आती। अरे भाई साहब, बिजली की बात, बिजली नहीं सुन रहे आप। बिजली लोग परेशानी, लोगों की जाने जा रही है हॉस्पिटल के अंदर, आपको पता है। I2R पावर, इलेक्ट्रिसिटी, वोल्टेज में जिसका यूनिट होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। सुनिए तो सही, सुनिए भाई साहब, सुन लीजिए। आपसे हाथ जोड़ कर आप कहानी सुना रहे हैं। नहीं, मैं कहानी, हाँ, काम की बात सुना रहा हूँ, सुन लीजिए एक बार। और मुझे पता आपको मिर्ची क्यों लग रही है वैसे, और दर्शक भी समझ रहे हैं क्यों आप बोलने नहीं दे रहे मुझे। चलिए, तो 10 साल तक राहुल गांधी जी की महाराष्ट्र में भी सरकार रही, केंद्र में भी सरकार रही, लेकिन वो कलावती केवल भाषण का विषय रही। उसके गांव में आकर बिजली भाजपा की सरकार ने दी। ये इस प्रकार का आचरण है। आज भी आप क्या कर रहे हैं, आप कह रहे हैं उस सरकार को सरकार कहलाने का हक नहीं है जो बिजली नहीं दे पा रही। तो सबसे पहले जाकर राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से इस्तीफा लेकर आइए, उनको कहिए, कांग्रेस के राजस्थान में मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत जी, उनको कहिए कि आपको सरकार में रहने का एक क्षण भी जो है, उसके बाद आपका बड़ा मॉडल हाई ग्राउंड रहेगा। उसके बाद यहाँ डिबेट में आप जो कहेंगे आपकी बात का सम्मान बढ़ेगा। मानिए मेरी बात को। नहीं, लेकिन रावत साहब हर बात पर कंपेरिजन करना। रावत साहब, रावल जी मेरा एक सवाल है आपसे छोटा सा। चर्चा करनी चाहिए, आप राजस्थान पे ले जाते हैं। हाँ, मैं वही सवाल कर रहा हूँ जितेंद्र जी, मैं वही सवाल कर रहा हूँ जितेंद्र जी, मैं वही सवाल कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ विदु रावल जी कि अगर आप हर बात में कंपेरिजन आप करेंगे कि भाई देखिए हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है लेकिन राजस्थान में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, तो वो चीजें तो ठीक नहीं है ना। हमें तो अपना देखना है। अच्छा, चलिए, हमें अपना देखना है। हाँ, हमें अपना देखना है कि हम क्या कर रहे हैं और किस तरीके से लोगों को हम राहत दे सकते हैं, या हमें दे रहे हैं या देनी चाहिए। मुझे केवल 30 सेकंड दीजिए और यही बताने के लिए कि हमें अपना देखना है। मैं इसी बात पर चलूंगा। हमें अपना देखना है क्योंकि
हम जब 2014 में भाजपा की सरकार जब आई थी हरियाणा में, उस समय हमारे यहाँ पर बिजली जो कंपनियां थी 35 हजार करोड़ के कर्जे में थी, बैंकों ने कर्ज देना बंद कर दिया था। हम उस स्थिति से लेकर आए और हमने उन बिजली कंपनियों को ना सिर्फ मुनाफे में लेकर आए, आज दोनों की दोनों हमारी कंपनियां 1500 से लेकर 2000 करोड़ के मुनाफे में है और पूरे देश में निजी और सरकारी कंपनियों की जो रेटिंग है 1 से लेकर 100 में, उनमें 5वां और 6ठा हमारा स्थान यूएचबीएन और डीबीएचयूएन का है। और हमसे 4 जो बेहतर कंपनियां कौन सी हैं, वो भी सरकारी है, गुजरात की भाजपा सरकार की हैं। तो पहली बात तो ये। दूसरा, आपने कहा बिल्कुल हमें अपना देखना है, बिल्कुल देखना है। हमारे जब हम सरकार में आए तब लाइन लॉसेज 36 से लेकर 38% तक होती थी। हमने बिजली की चोरी को घटाया, जन जागरण अभियान कर, बड़ी जल्दी से बताता हूँ, आज 13.8 लाइन लॉस रह गया। हम जब सरकार में आए उस समय हमारे पास एक भी गाँव में 24 घंटे 18 से 24 घंटे बिजली का नहीं था प्रावधान। मैं पहले ही शुरू में बता चुका, वार लगा करते थे। आज 6645 गांव जो पूरे हरियाणा में है, उनमें से 5600 से अधिक गांव में 85-87% से अधिक में हम वहां पर बिजली दे रहे हैं। हमारे गांव जगमग कर रहे हैं। हमें अपना देखना भाई, हमें कांग्रेस का जो निकम्मी सरकारें रही उनकी तुलना थोड़ी करनी है। हमें इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार जो नहीं कर पाई अपने समय में, हमने वो भी किया है। लेकिन फिर भी आज यहाँ पर आपके ठीक है विजेंद्र जी, विजेंद्र जी, हर बात का दूंगा। रावल साहब आ रहा हूँ, रावल साहब लौट रही आपके पास। हाँ विजेंद्र जी, आपको हंसी क्यों आ रही है? आप ये जो ठाके मार रहे हैं सर, इसके पीछे क्या कारण है? आपको हंसी क्यों आ रही है? ऐसा क्या बोल दिया रावल साहब ने? हाँ, इन्होंने बहुत ही बढ़िया बात बोली। हाँ, रावल जी कह रहे हैं कि हमने जो है ना 35,000 घाटे वाले बिजली विभाग को 3,000 के प्रॉफिट में लेकर के आ गए। ये अच्छी बात है, प्रॉफिट में लेकर के आगे हम आपको इसकी बधाई देते हैं। लेकिन मैं राहुल जी को ये पूछना चाहता हूँ इनके माध्यम से, और हरियाणा गवर्नमेंट से मैं पूछना चाहता हूँ कि 2014 से लेकर के 2022 तक एक सिंगल यूनिट प्रोडक्शन का कोई फैक्ट्री आपने लगाई, कोई तापीय प्लांट लगाया या हाइड्रो प्लांट लगाया या कोई गैस प्लांट लगाया या कोई न्यूक्लियर प्लांट लगा? एक फतेहाबाद गोरखपुर में आपने शुरू किया था 250 मेगावाट का, वो 2014 फरवरी में इसका इनागुरेशन हुआ था। वो जनवरी 2014 में इनागुरेशन हुआ था। आज तक सिंगल 1 यूनिट वहां से प्रोडक्शन शुरू हुआ। आपकी सरकार के द्वारा कोई सिंगल 1 यूनिट प्रोडक्शन अगर आपने कहीं से शुरू किया हो तो मुझे बताइए। दूसरी बात, एक मिनट राहुल जी, मेरी बात पूरी होने दो अभी, देखो ऐसे बीच में नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि कांग्रेस सरकार ने एग्रीमेंट किया, उसमें काफी सारी कमियां रह गई। कांग्रेस सरकार की आपकी बात सही है, पता नहीं हुड्डा जी का क्या प्रेम था, जितेंद्र चंदेलिया जी का क्या प्रेम था कि चाइना से इन्होंने पार्ट खरीदे, जिसपे हम बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। तो वहीं से इन्होंने पार्ट खरीद करके आज केंद्र में लगाने का काम किया, ये इनकी बड़ी विफलता थी। लेकिन एग्रीमेंट में भी कमी रहेगी होगी विरोधी, ये भी मैं मान लेता हूँ। लेकिन मुझे आप ये बताइए, 2008 में अडानी जी के साथ एग्रीमेंट हुआ था, 2014 में आपकी सरकार आ गई, तो वो एग्रीमेंट 2021 में फेल क्यों हुआ? 14 से 21 तक फेल क्यों नहीं? आपने उसको जो है ना स्टडी क्यों नहीं किया? और अगर वो फेल हुआ तो 7 साल तक आपके साथ में वो चलता रहा, उसकी जिम्मेवारी आपकी है। आप उसको कांग्रेस पर नहीं थोप सकते। अगर आपके आते ही वो बंद कर देता तो मैं मान लेता, लेकिन 7 साल तक आप उसको भुगतते। ठीक है, ठीक है, जितेंद्र जी की बात सुन लेते हैं, उसके बाद रावत साहब दोनों का एक साथ जवाब दीजिएगा। ठीक है, जितेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सवाल होगा, जल्दी से बोलिए। और बिल्कुल शॉर्ट में कह रहा हूँ मैं, अगर वीरेंद्र सिंह चोरी कर रहा है तो क्या जितेंद्र भी चोरी करेगा? अगर प्रदेश के पड़ोसियों को बिजली नहीं मिल रही है तो क्या आप उनके नक्शे कदम पर चल करके हरियाणा प्रदेश की जनता को भी तकलीफ देने का काम करेंगे? ये मेरे 3 सवाल। ठीक है जितेंद्र जी, जल्दी से बोलिए, उसके बाद रावत साहब से जवाब लेते हैं। बोलिए। देखिए, मुझे एक शायद की पंक्ति याद आती है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला लुटा क्यों? बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा? तो काफिला जो लुटा है, और जिस प्रकार अभी रावल साहब अपने मुंह से कह के गए हैं कि उद्योगपति इनकी सरकार में कैसे फल फूल रहे हैं, जो घाटे में कंपनियां चल रही थी, जो उद्योगपति घाटे में चल रहे थे, आज वो 3-3, 4-4 हजार करोड़ का उनको मुनाफा हो रहा है। जोखिम किसको उठाना पड़ रहा है? किसको घाटा हो रहा है? प्रदेश की जनता को, प्रदेश के युवाओं को, प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को। आज महंगाई और बेरोजगारी, पेट्रोल, डीजल, गैस, ये राव साहब आ रहा हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं आ रहा हूँ। ऊपर से बिजली और पानी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, निकम्मी भाजपा की नकारा सरकार केंद्र की,
और डबल इंजन की निकम्मी नकारा सरकार हरियाणा की ये जिस प्रकार घिनौना खेल खेल रही है प्रदेश की जनता के साथ, कोरोना काल के अंदर इतनी गर्मी के अंदर लोग मछली की तरह तड़प रहे हैं, जैसे मछली को नीम को जल से बाहर निकाल दिया जाता है और वो तड़पती है और उसके प्राण चले जाते हैं। तो गर्मी की वजह से, लू लगने की वजह से आपके चैनल भी दिखा रहे हैं, मीडिया में भी दिखा रहा है। आज मैं पंजाब केसरी पढ़ रहा था तो हरियाणा के अंदर 4 लोगों की मौतें हुई हैं लू लगने से गर्मी की वजह से। लेकिन जितेंद्र जी, मुझे लग रहा है आपके यहाँ तो लाइट आ रही है, आप जहाँ पर बैठे हैं वहां तो रोशनी जगमग है। जितेंद्र जी मुझे जहाँ पर आप बैठे हैं वहां तो रोशनी जगमग लग रही है, मुझे वहां तो कोई स्थिति मुझे ऐसी लग रही है जो आप बता रहे हैं। गाँव के अंतर्गत इनका गाँव आता है जी, गाँव जगमग गाँव के अंतर्गत। आ रहा हूँ रावत साहब, सुन लेते हैं, रावत साहब आ रहे हैं। इन्वर्टर आप ही के पास आ रहे हैं वाले को और जनरेटर बनाने वाले को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इन्वर्टर जनरेटर का आविष्कार किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है पूरे दिन बिजली नहीं आई, इन्वर्टर भी फेल हो गए। मेरे घर में 6 एसी है, 6 एसी में से एक भी एसी नहीं चल पा रहा है और पंखे की हवा में पूरा परिवार सोता है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए जवाब ले लेते हैं, प्रदेश के हालात है। ठीक है। लेकिन रावत साहब जो समस्या है ना बिजली की नहीं है, पानी की भी समस्या आ रही है। भाई हम औरतों को देख रहे हैं, मटका फोड़ प्रोटेस्ट उनकी ओर से किया जा रहा है। कई जगह से पानी की बहुत ज्यादा किल्लत की समस्या आ रही है। 10-10 किलोमीटर से 2-2 किलोमीटर से 3-3 किलोमीटर से लोगों को पानी लाना पड़ रहा है। और हम अक्सर ये देखते हैं कि इन दिनों में समस्या ज्यादा पैदा हो जाती है, तो इसका कोई स्थायी समाधान क्यों ढूंढा जा रहा है? समस्या का समाधान कराइए। तारीख तो बहुत लंबी दे दी 15 मई, समस्या का समाधान कराइए। ये राजनीति है, ये लोगों की मदद का विषय। ठीक है, आप सुन लीजिए, जवाब ले लेते हैं। देखिए, आपने खुद बताया कि यहाँ पर 1200 से लेकर 1500 मेगावाट की बिजली की कमी आपने बताई, अपनी रिपोर्ट में बताई। मैं उसी रिपोर्ट को ही आगे बढ़ाता हुआ ये बता रहा हूँ कि आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो 500 मेगावाट यूनिट तो एक जगह से हमने, मैं उसका नाम भी बता देता हूँ सीधा, जो हमारा CLP चाइना लाइट पावर वाला जो प्लांट है, जो IG थर्मल प्लांट है, उससे 250 मेगावाट और 500 मेगावाट वहां से, तो 750 तो आज भी आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम कर रहे हैं ये बहुत जल्दी हमें सारी चीजों को कवर अप कर देगी। अब जो 15 तारीख वाली बात जितेंद्र जी का बिल्कुल वाजिब था कि 15 तारीख तक क्या दिक्कत रहेगी, उसमें ये जवाब है सीधा सीधा कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है बिजली की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। अभी हम पीक में नहीं आए, मैं इसको भी कंसीड कर रहा हूँ, आज ईमानदारी से बात कर रहे हैं सब लोग, हम उसको भी कंसीड कर रहे हैं कि जैसे जैसे तो उस सारे बढ़ती नीड्स के साथ भी, बढ़ती रिक्वायरमेंट के साथ भी कोप करना है। तो वो जाकर वो जो रेस है वो रेस पूरी जीतते हुए हो सकता है कि 10 से 15 मई तक का समय लग जाए। आगे मुझे विजेंद्र जी के 2-3 बड़े उनके तार्किक से सवाल थे, उनका उत्तर दूंगा तभी वो संतुष्ट होंगे। पहला उन्होंने कहा कि 1 भी यूनिट बिजली का, तो 1 भी यूनिट बिजली का हमें क्या, किसी जो बिजली की जो होती है पावर प्लानिंग होती है और ये 25 साल के लिए होती है। तभी जो एग्रीमेंट हुआ था वो भी 25 साल के लिए हुआ था। 2 तरह से बिजली बनती है, एक होता है बिजली का जो डिवीजन होता है, 2 तरीके से मिलता है। एक तो जो है हमारी जो प्रोडक्शन होती है और दूसरा होता है हमारी जो परचेज होती है। परचेज में भी 2 तरीके होते हैं, एक लॉन्ग टर्म परचेज एग्रीमेंट्स के तहत होती है और एक एक्सचेंज के थ्रू होती है। स्टॉक की तरह काम करता है एक्सचेंज। तो मैं बहुत जल्दी से बताता हूं कि ये कांग्रेस की सरकार के दौरान 2010 में जो प्लानिंग की गई 25 साल के लिए की गई थी, उसको उस प्लानिंग को नहीं हटाया जा सकता। और वो ये थी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है हरियाणा के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का इज मच मोर देन द कॉस्ट वी बाय। लेकिन रावत साहब, मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। रावत साहब, हमने तो ये भी देखा है कि अगर पूर्ववर्ती सरकार ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और जो वर्तमान सरकार है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट उसको पसंद नहीं आ रहा है तो हमने तो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करते देखा हुआ है, हमें देखा है उसको तोड़ दिया जाता है, कई बार ऐसे देखा है हमने। तो अगर आपको लगता है कि वाकई में कांग्रेस के समय में, कांग्रेस के शासनकाल में ये कॉन्ट्रैक्ट गलत हुआ था, तो इसको आप अपने तरीके से देख सकते थे। अमित जी, मैं बताता हूँ गलत क्या था जी। इसमें गलत क्या था? इसमें गलत था कि 2 रुपए 53 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से अडानी से हमने लेना खरीद कर दिए। लेकिन हमने इसमें ये डिटेरेंट नहीं रखा कि जिस दिन वो जो है 2 रुपए 53 पैसे नहीं देगा उस दिन क्या होगा। तो 2016 के करीब जो है उसने ये चिल्लाना शुरू कर दिया कि जो इम्पोर्टेड कोल की प्राइसेस है वो अब जाकर $400 प्रति मैट्रिक टन हो गए हैं। दैट हैज इंक्रीज टू 2.5 टन बढ़ गए हैं। तो मैं जो है मुझे एरियर दिया जाए पिछली टाइम का भी। अब आप जो कह रहे हैं कि पिछली सरकारों का एग्रीमेंट सरकार बदलते टूटते, मैं ऐसे प्रेसिडेंसीज को नहीं जानता, क्योंकि गवर्नेंस जो होती है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है। एक सरकार, एक पार्टी की सरकार जाए दूसरी जाए तो पिछला एग्रीमेंट तोड़ देंगे तो ऐसा तो नहीं चल सकता। लेकिन हम क्यों तोड़ते? तोड़ा तो अडानी ने, अडानी तोड़कर कोर्ट में भागा और उसने ये कहा
कि जो ये सरकार, ये मेरे तो इंपोर्टेड कोल के प्राइस बढ़ गए, मैं तो नहीं दे सकता। और केवल अडानी नहीं भागा, देश अडानी से तो केवल 1421 मेगावाट प्रतिदिन मिलना था, पूरे देश में 28,000 मेगावाट की। ठीक है रावत साहब, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं बचा, जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात पूरी खत्म करिए। 10 सेकंड बहुत जल्दी से। हाँ। मैं ये बता रहा था, पावर प्लानिंग के तहत ये तय किया गया है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कॉस्ट ऑफ परचेज से ज्यादा बढ़ रही है, तो 30% ही हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से लेंगे। दूसरा, उन्होंने एक और सवाल किया था कि भाई मेरे पड़ोसी के यहाँ क्या है। भाई साहब, आपके यहाँ पर अगर आज 42 डिग्री टेम्परेचर है विजेंद्र रेड्डी जी, तो मैं नहीं मानता कि आपके पड़ोसी के यहाँ 24 डिग्री होगा। तो आप खुद को आइसोलेट करके नहीं देख सकते। चलिए, मेरे पास समय की कमी है, मैं विजेंद्र जी आपका, जितेंद्र जी आपका भी आखिरी कमेंट लेना चाह रहा था, लेकिन बिल्कुल समय बचा नहीं है। माफी के साथ आप सभी को मैं रोक रहा हूं। विजू रावल जी आपका, जितेंद्र जी आपका और विजेंद्र जी आपका शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि लोगों को बिजली पानी की इस किल्लत से कब तक निजात मिलेगी। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से साफ कहा गया है कि हमारी कोशिश है कि 15 मई तक ये राहत दी जाए लोगों को, लेकिन ये राहत 15 मई से पहले मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द बिजली पाने जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उसका रास्ता निकलना चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए। और 21वीं सदी में भी अगर बिजली पानी की किल्लत से लोगों को जूझना पड़े तो वाकई में ये गंभीर चिंता का विषय है। फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।